हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉर अपकमिंग CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023 और अभी हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 यानी बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी कुछ टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एंजाइम के बारे में। यानी कि आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एंजाइम को। लगभग 2 से 3 वीडियो में हमारा ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो टॉपिक है एंजाइम, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द यूनिट बायोकेमिस्ट्री। तो ये टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंटरेस्टिंग भी है। मतलब आपकी नॉलेज को भी काफी एनहांस करने वाला है और अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो भी ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरव्यू की, यानी इस टॉपिक के अंदर हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं और फिर हम चीजों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अबाउट द इंट्रोडक्शन, यानी एंजाइम्स क्या होते हैं और क्या इनकी प्रॉपर्टीज है, ये सब हम इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द एंजाइम क्लासिफिकेशन। एंजाइम को उनके फंक्शन के बिहाफ पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है और क्या वो फंक्शन करते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे एंजाइम क्लासिफिकेशन के अंदर। उसके बाद थर्ड टॉपिक हमारा रहेगा एंजाइम काइनेटिक्स। एंजाइम काइनेटिक्स हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे काइनेटिक्स पैरामीटर। काइनेटिक्स पैरामीटर ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर ही, जैसे कि इसमें Vmax आ जाएगा, जैसे कि इसके अंदर Km आएगा। एक्टिविटी क्या होता है ये समहाउ मैं आपको पहले बताऊंगी और यहाँ पर भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होता है, कैटालिटिक एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी क्या है, Km क्या है और Vmax क्या है। ये सब हम काइनेटिक्स पैरामीटर के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एंजाइम ग्राफ एंड इक्वेशंस। मतलब एक जो मेन इक्वेशन हम पढ़ते हैं उससे अलग भी इक्वेशंस हैं, रिएक्शंस हैं और ग्राफ हैं, उन सबको हम देखेंगे। और फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन जिसके अंदर हम कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, मिक्स्ड कॉम्पिटिटिव ये सब हम पढ़ने वाले हैं। और लास्ट का टॉपिक जो है वो रहेगा हमारा एलोस्टेरिक एंजाइम पर। एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होता है और इसके लिए कौन सा ग्राफ या कौन सी इक्वेशन है, और फिर सबसे लास्ट में हम करेंगे PYQs प्रैक्टिस। वैसे मैं आपको क्वेश्चन बीच में भी करवाती रहूंगी, माना अगर हम ये टॉपिक कर रहे हैं और यहाँ से जो क्वेश्चन आया है वो मैं आपको इस टॉपिक के साथ में ही करवा दूंगी, लेकिन फिर भी एक बार सारे क्वेश्चन हम बाद में भी करेंगे। तो ये टॉपिक है हमारे, देखिए मैं फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर एंजाइम क्लासिफिकेशन, फिर एंजाइम काइनेटिक्स, फिर काइनेटिक पैरामीटर, फिर एंजाइम ग्राफ एंड इक्वेशंस, फिर एंजाइम इनहिबिशन, आफ्टर दैट एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होता है और लास्ट में PYQs के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे टॉपिक है हमारे। और आज के लिए मैंने सोचा है कि आज जो है हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लें और एंजाइम की क्लासिफिकेशन, इन दोनों टॉपिक को आज हम कंप्लीट कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये है हमारा एंजाइम के टॉपिक का ओवरव्यू। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एंजाइम के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, और जो भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं एंजाइम्स के बारे में जानने के लिए वो सब मैं आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ। टोटल मैं आपको 10 पॉइंट के अंदर ये सारा कॉन्सेप्ट समझा दूंगी कि एंजाइम्स क्या होते हैं और क्या इनका फंक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन जो है वो होता है बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स जो हैं एक्ट करते हैं एज अ बायोकैटलिस्ट। कैटलिस्ट वर्ड आपने सुना होता है केमिस्ट्री के अंदर। लैब में जो भी रिएक्शन परफॉर्म हम करते हैं, अगर वहां हम किसी ऐसे सब्सटेंस को डाल देते हैं या फिर मानो कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसके एडिशन करने से उस रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि जो प्रोडक्ट बनना था वही बनेगा, बस डिफरेंस इस बात का आएगा कि टाइमिंग जल्दी हो जाएगी। मानो अगर कोई रिएक्शन है वो 5 मिनट में होती है, जैसे ही आपने वो सब्सटेंस डाला तो वो रिएक्शन 1 सेकंड के अंदर हो गई है, और जो सबस्ट्रेट था सबस्ट्रेट वही रहेगा, उससे जो प्रोडक्ट बना है वो भी सेम रहेगा, प्रोडक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बस टाइमिंग में चेंज हो जाएगा। ये काम करता है कैटलिस्ट। और बायो का मतलब होता है कि ऐसा कोई सब्सटेंस या फिर ऐसी कोई रिएक्शन या फिर ऐसा कोई फैक्टर जो कि लिविंग सिस्टम के अंदर होता है या फिर उसके मतलब उससे रिस्पॉन्सिबल होता है, उससे रिलेटेड होता है, तो उसे आप बोलते हैं बायो। तो यानी बायो कैटलिस्ट का मतलब है कि ऐसा कैटलिस्ट या फिर ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारे अंदर जो रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शन होती है, उनको स्पीड अप कर देगा, उसे बोलेंगे बायो कैटलिस्ट। और वो क्या है, एंजाइम होते हैं। तो यहाँ पर एंजाइम इंक्रीज द
एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन that occur in living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको स्पीड अप करने वाला सब्सटेंस ही एंजाइम होता है, ठीक है। तो और सेकंड प्रॉपर्टी है या फिर सेकंड इंट्रोडक्शन में बात करें, नॉट चेंज, मतलब जो भी रिएक्शन ये करता है इसमें ये अपने आप को चेंज नहीं करता है, बस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, काफी फास्टली करेगा, लेकिन खुद को उसमें नहीं इन्वॉल्व करता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे नॉट इन्वॉल्व, नॉट इन्वॉल्व इन रिएक्शन। जैसे देखो आपके पास ये एंजाइम है और मानो ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है। इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करेगा, तो उसे बोलते हैं ES कॉम्प्लेक्स, मतलब एंजाइम का और सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स बनता है। इसके बाद फिर ये प्रोडक्ट बनाता है, यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है, सबस्ट्रेट ये था, इससे प्रोडक्ट बन गया है, और इसके बाद एंजाइम हो जाएगा अलग और यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा अलग। तो आप देख सकते हैं सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो गया है प्रोडक्ट में, लेकिन एंजाइम हमने दिया भी ऐसा ही था और वहां पर ये निकला भी ऐसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है एंजाइम बायोकैटालिस्ट होते हैं, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड ये है कि ये रिएक्शन में खुद को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, बस ये रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। और कैसे करते हैं आगे मैं आपको बताऊंगी, अभी बस इतना समझिएगा कि ये खुद को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, मतलब खुद में कोई चेंज नहीं करने वाले हैं। थर्ड पॉइंट है ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर, मतलब जितने भी मोस्टली एंजाइम हम देखते हैं, पढ़ते हैं या फिर समझते हैं, वो सब जो है प्रोटीन के बने होते हैं। बट यहाँ पर एक्सेप्शन भी है, देखा गया है कि कुछ RNA मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जो कि एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं राइबोजाइम। तो मोस्टली जो प्रोटीन है, मोस्टली जो एंजाइम है वो प्रोटीन से बने हैं। बट यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना कि एक्सेप्शन भी है, कुछ RNA के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, कुछ RNA के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्ट करते हैं एज अ बायोकैटालिस्ट और उनको हम बोलते हैं राइबोजाइम। राइबोजाइम, एंजाइम का जाइम ले लिया है और RNA का राइबो ले लिया है, तो राइबोजाइम्स ऐसे RNA के मॉलिक्यूल हैं जो कि एक्ट करते हैं एज अ एंजाइम। और इससे अलग बाकी मोस्टली अगर देखा जाए तो जो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं, ठीक है। दिस इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में ऑल केमिकल रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन आर एंजाइम कैटेलाइज्ड, एंजाइम कैटेलाइज्ड। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं, आइदर वो एनाबॉलिज्म हो यानी कि सिंथेसिस हो या फिर कैटाबॉलिज्म हो यानी कि ब्रेकडाउन हो, इन सभी को मिलाकर हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं या फिर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं वो सभी एंजाइम से ही कैटेलाइज होती हैं, मतलब उन सभी रिएक्शन को करवाने के लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो यहाँ पर ये लिखा है फोर्थ पॉइंट कि ऑल केमिकल रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन आर एंजाइम कैटेलाइज्ड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 5, इंक्रीज द स्पीड ऑफ ऑलरेडी अकरिंग रिएक्शन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने लायक पॉइंट है। लिखा है कि एंजाइम क्या करेगा, किसी रिएक्शन को खुद से स्टार्ट नहीं करता है कि सबस्ट्रेट को लेकर पकड़ कर लेकर आएगा या फिर जो भी कंडीशन है खुद क्रिएट करेगा और फिर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा नहीं होता है। सारी कंडीशन पहले से ही फुलफिल होती हैं, बस वहां एंजाइम को ऐड कर दिया जाता है ताकि वो रिएक्शन हो जाए। मतलब एंजाइम का बस इतना ही काम है कि वो स्पीड अप करेगा, बाकी उसका कोई काम नहीं है कि सबस्ट्रेट को कहाँ से लाना है, कंडीशन कैसे क्रिएट करनी है, बस उसका काम है कि जो रिएक्शन चल रही है उसी को ही स्पीड अप करना, ठीक है। तो इसीलिए पॉइंट लिखा है कि एंजाइम जो है हालांकि इंक्रीज करता है रिएक्शन के रेट को, लेकिन कैसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, जो कि ऑलरेडी अकरिंग है। तो यहां पर फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है इंक्रीज द स्पीड ऑफ ऑलरेडी अकरिंग रिएक्शन, ओके। इसके बाद 6 पॉइंट में लिखा है कि हाईली स्पेसिफिक होता है, एग्जैक्टली यहां पर इसका जो सबस्ट्रेट है वो हाईली स्पेसिफिक होता है एंड स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। मतलब कोई एंजाइम अगर काम करता है इस सबस्ट्रेट के लिए, कोई भी आप ले सकते हो, मानो ग्लूकोज ले लेते हैं, तो कोई एंजाइम ऐसा है जो कि ग्लूकोज पर काम करता है तो वो हमेशा ग्लूकोज पर ही करेगा।
बेशक चाहे आप वहाँ पर कुछ भी डाल दें, फ्रक्टोज डाल दें या फिर कोई और एंजाइम, कोई और सबस्ट्रेट डाल दें, ये किसी पर भी काम नहीं करेगा। अगर ग्लूकोज के लिए वो काम करता है या फिर ग्लूकोज को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है तो वो हमेशा ग्लूकोज को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। इसलिए बोला जाता है कि जो एंजाइम होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं अपनी कंडीशन के लिए भी, यानी पीएच और पीएच है, टेम्परेचर है, या फिर जो बाकी नेचर है कि वो एसिडिक पर काम करेंगे या फिर बेसिक पीएच पर काम करेंगे, वो सब बिल्कुल फिक्स होता है। अगर वो थोड़ा भी चेंज होता है तो एंजाइम अपना काम करना बंद कर देते हैं। तो इससे मतलब है कि ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। तो 6 पॉइंट हमने कर लिए है, 7 पॉइंट भी कुछ इसके जैसा ही है। लिखा है कि स्पेसिफिक पीएच और टेम्परेचर कंडीशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई एंजाइम मतलब पॉइंट है, कोई एंजाइम जिस भी पीएच पर काम करता है वो हमेशा उसी पीएच पर काम करेगा। उससे अलग थोड़ा भी कम या थोड़ा भी ज़्यादा होता है तो एंजाइम अपना काम करना बंद कर देता है। इसके लिए जो ग्राफ बनता है ये देखिए, यहाँ हमने माना पीएच है और यहाँ एंजाइम का फंक्शन है, यहाँ पर एंजाइम का फंक्शन है। तो मानो ये पीएच जो है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये 7 पीएच है। तो कोई एंजाइम अगर 7 पीएच पर काम करता है तो 7 से पहले पर भी वो बहुत ही कम काम करेगा, और जैसे ही 7 आएगा तो बिल्कुल हाईएस्ट पीक रहेगी उसके काम करने की, और जैसे ही 7 से ज़्यादा होना स्टार्ट करेगा ये फिर से अपनी एक्टिविटी को कम कर देगा, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है हम देख सकते हैं हाई एक्टिविटी है इस पॉइंट पर, तो मतलब ये जो पीएच है ये इसका ऑप्टिमम पीएच है। ऑप्टिमम पीएच का मतलब कि इस पीएच पर एंजाइम सबसे अच्छा काम करता है। इसके आसपास भी अगर थोड़ा बहुत है तो वो काम तो करेगा लेकिन अपनी एक्टिविटी को थोड़ा कम कर लेगा, और कुछ ज़्यादा ही वेरिएशन होता है तो वहाँ पर ये काम करना बिल्कुल बंद कर देगा, क्योंकि ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं अपने पीएच के लिए। ऐसे ही सेम बात टेम्परेचर की है। तो माना हमने यहाँ पर लिखा है टेम्परेचर और यहाँ हम बता रहे हैं एंजाइम का फंक्शन। तो सेम यहाँ पर भी है, मानो अगर ये टेम्परेचर है जहाँ पर ये काम करता है तो ये पीक आपको हाई मिलेगी और इसके बाद फिर ये लो हो जाएगा। तो यहाँ हम मान सकते हैं कि अगर हाईएस्ट फंक्शन इस पॉइंट पर है तो मतलब ये इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है। तो अगर आप टेम्परेचर इसके ऑप्टिमम से कम करेंगे तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, अपना काम करना ही बंद कर देते हैं। और अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं, ऑप्टिमम से ज़्यादा करते हैं, तो इस पार्ट में जो एंजाइम्स होते हैं वो डीनेचर्ड हो जाते हैं। हालांकि काम तो दोनों कंडीशन में ही नहीं कर पाएंगे, इनएक्टिव में भी और डीनेचर्ड में भी, लेकिन अगर टेम्परेचर लो होता जाएगा ऑप्टिमम से तो इनएक्टिव हो जाएंगे, और अगर ज़्यादा होगा तो डीनेचर्ड हो जाएंगे, उनकी स्ट्रक्चर ही गड़बड़ हो जाएगी जिस वजह से वो काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर 7th पॉइंट में हमने देखा है कि वो अपने पीएच के लिए, अपने टेम्परेचर के लिए काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 8 में लिखा है नेवर चेंज इक्विलिब्रियम स्टेट, ओनली चेंज द रेट एट विच इक्विलिब्रियम इज अचीव। आपने सुना होगा इक्विलिब्रियम के बारे में। होता क्या है कि मानो आपके पास ये सबस्ट्रेट है और ये कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में, ये कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि एक ऐसी कंडीशन आ जाना, एक ऐसी कंडीशन आ जाना जिसमें कि जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना बंद कर देता है। एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना बंद कर देता है, और समहाउ अगर हो भी जाता है तो फिर से प्रोडक्ट सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। मानो यहाँ पर सबस्ट्रेट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है जितना होना था, इसके बाद अगर थोड़ा भी ये यहाँ चेंज होता है तो ये फिर से यहाँ चेंज होकर इस चीज़ को बिल्कुल बराबर रखता है। जैसे मानो यहाँ पर सबस्ट्रेट के हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं और वो कन्वर्ट हो गए हैं प्रोडक्ट में 80, बस इतनी ही कैपेसिटी है। 100 अगर हमने लिए हैं तो केवल 80 ही कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। तो यहाँ 80 कन्वर्ट होने के बाद 100 थे, अब यहाँ रह जाएगा 20। तो ये जो रेशो बना है सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट का, ये 20-80 का है, 20-80 का है। अब ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा ही होता है, हर किसी के लिए वो वेरी करता है। वो 50-50 का भी हो सकता है, 60-40 का भी हो सकता है, इधर 40 तो इधर 60 भी आ सकता है। यहाँ हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है कि 20 और 80। तो यहाँ 20 रह गए हैं, यहाँ 80 रह गए हैं। तो अब जैसे ही यहाँ 19 होकर 81 हो जाता है तो तुरंत यहाँ ये एक प्रोडक्ट जो बना है ये फिर से सबस्ट्रेट में कन्वर्ट होकर इसको 20-80 ही कर देगा। अगर मानो यहाँ पर 15 होकर यहाँ 85 हो गया है तो ये तुरंत फिर इसमें कन्वर्ट होगा और फिर से इसको 20 और इसको 80 कर देगा। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, मतलब 20 और 80 का रेशो रखना, इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो अब एंजाइम क्या करता है, जैसे अगर आप यहाँ एंजाइम पुट करते हैं, इस रिएक्शन में पहले ही डिसाइड है
कि अगर हमने 100 मॉलिक्यूल लिए हैं तो 80 बनेंगे, ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम है। अब अगर यहाँ पर आप एंजाइम ऐड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एंजाइम इस रिएक्शन को 15 से 85 में कर देगा। मतलब आपने एंजाइम डाला तो ऐसा नहीं कि इसके इक्विलिब्रियम को ही डिस्टर्ब कर देगा। इक्विलिब्रियम यहाँ 20-80 का था, तो ऐसा नहीं कि एंजाइम डालने के बाद ये 15-85 का हो जाएगा। बस फर्क क्या आने वाला है कि अगर ये 20 और 80 का जो रेशो बना है, अगर पहले ये 15 मिनट में बनता था, अगर पहले ये 15 मिनट में होता था, तो अब ये 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा। बस इतना डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि एंजाइम जो है कभी भी इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है उसको चेंज नहीं करेंगे, बस क्या चेंज करेंगे, रेट एट विच इक्विलिब्रियम अचीव, मतलब कि कब 20 और 80 का रेशियो हमें मिलेगा। अगर पहले 15 मिनट में मिलता था तो अब वो 1 सेकंड में मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये जो नंबर हैं ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है 8 पॉइंट हमारा। इसके बाद देखिए आगे है 9 पॉइंट, लिखा है इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं। अब यहाँ आपको बताने वाली हूँ कि कैसे वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं। तो एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है जो हर एक सबस्ट्रेट या फिर रिएक्टेंट के पास होनी ही चाहिए अगर उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो मतलब अगर उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसके पास जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर ये जो एंजाइम होता है ये उस सबस्ट्रेट का जो क्राइटेरिया है कि उसके पास उतनी एनर्जी होनी ही चाहिए, उस क्राइटेरिया को कम कर देता है, जिस वजह से वो जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर। अब वो कैसे करता है चलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए लिखा है कि इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट टू कोलाइड द सक्सेसफुली। होता क्या है कि आपके पास ये जो सबस्ट्रेट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो हुआ क्या है बेसिकली, यहाँ ऐसा नहीं कि कोई दूसरा कंपाउंड आया है जुड़ा है तब बना है। सबस्ट्रेट जो आपने लिया है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो सबस्ट्रेट में ही कुछ चेंज हुआ है, कुछ रीअरेंजमेंट हुए हैं जिससे कि प्रोडक्ट बना है। अब मानो आपने कार्बन लिया है और O2 लिया है, तो इससे जो है आपको हमेशा CO2 ही मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि आपको H2O मिल जाएगा, हमेशा क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। तो मतलब जो भी रिएक्टेंट आपने लिए हैं उनमें ही कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा, बॉन्ड बनेगा या बॉन्ड ब्रेक होगा जिससे कि प्रोडक्ट बनेगा। तो अब ये जो बॉन्ड बनाना है या फिर किसी में बॉन्ड को ब्रेक करना है ये काम एंजाइम कर देता है। अब मानो मैंने यहाँ CO2 लिया है, कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं। यहाँ मानो मैंने एक बीकर लिया है और इसके अंदर मैंने सबस्ट्रेट डाल दिए हैं। अब ये सबस्ट्रेट क्या करते हैं, उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, जो मैंने आपको अभी बताया कि कुछ काइनेटिक एनर्जी उनके पास होती है ताकि वो कोलाइड कर सके, एक दूसरे से टकरा सके। टकराते क्यों हैं, ताकि वो टकराएं, बॉन्ड ब्रेक होना है तो ब्रेक हो जाए, बनना है तो बन जाए, तब वो फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ आपने सबस्ट्रेट लिया, वो एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, ऐसे भिड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब वो अगर ऐसे टकराएंगे एक दूसरे से इस तरीके से और फिर प्रोडक्ट बनेगा तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऐसा करें कि सबस्ट्रेट तो आपने लिया ही है, सबस्ट्रेट तो आपने लिया ही है, साथ में आपने एंजाइम भी डाल दिया है, आपने एंजाइम भी डाल दिया है, और ये एंजाइम ऐसा है जो कि इस सबस्ट्रेट के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल है। मतलब ये सबस्ट्रेट अगर एक बार इस एंजाइम से टकरा जाए तो ये एंजाइम इसको अपने अंदर फिट कर लेगा, और फिट करने के बाद खुद से उसके अंदर वो चेंज कर देगा जो जरूरी है प्रोडक्ट बनने के लिए। ठीक है, तो एक तो देखो कि यहाँ पर केवल सबस्ट्रेट आपने डाला है, वो खुद टकरा रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसी टक्कर लगे जिससे कि प्रोडक्ट बन जाए, तो उसमें कितना भी टाइम लग सकता है। लेकिन जैसे ही आप एंजाइम को यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो केवल उन्हें बस इतनी टक्करें मारनी है कि वो एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है उसमें फिट हो जाएं। एक बार जैसे ही एंजाइम के अंदर वो फिट हो जाते हैं तो अब वो सारा काम एंजाइम करता है, वो सारा काम एंजाइम करेगा, उसकी कन्फर्मेशन को चेंज करेगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा या फिर बॉन्ड को ब्रेक करेगा, जैसे भी करेगा वो फटाफट से उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। इसी वजह से जब आप एंजाइम डालते हैं मिक्सचर के अंदर, सबस्ट्रेट के अंदर, तो वहाँ पर रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उनके जो एफर्ट्स हैं, इनके जो एफर्ट्स हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के, वो कम हो जाते हैं। अब अगर एफर्ट्स कम होंगे तो टाइम भी कम लगेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लें कि आपको एंजाइम का टॉपिक करना है। अब ये है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सारी चीज़ें आपको मैं सीक्वेंस में करवा रही हूँ, तो आपको टाइम भी कम लगेगा
और आप अच्छा भी सीख पाएंगे। लेकिन मानो कि अगर मैं ना करवाऊं और आपके पास कोई और भी सोर्स ना हो किसी टीचर का कोई करवाने का, तो आप क्या करेंगे, सारी बुक में ढूंढते रहेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, फिर सीखेंगे, तो आप समहाउ सीख तो लेंगे उस टॉपिक को, लेकिन आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है कि ऐसा नहीं है कि सबस्ट्रेट कन्वर्ट होंगे ही नहीं कभी प्रोडक्ट में, ऑफ कोर्स हो जाएंगे, वो टक्करे मारते रहेंगे, हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर वहाँ एंजाइम आ जाए और एक बार वो वहाँ उसके साथ में बाइंड हो जाए, तो सारा काम अब एंजाइम खुद करेगा उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का, तो वहाँ पर टाइम कम लगता है। इसीलिए ये रिएक्शन का जो रेट है उसको फास्ट इसीलिए कर देता है क्योंकि जो टाइम यहाँ लगता है उसको वो कम कर रहा है। तो इसको बोलते हैं कि उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो उसको लोअर कर देता है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बनता है, इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बनेगा। हमने कई बार पढ़ा है ये ग्राफ, आपने भी कई बार देखा होगा। इस तरीके से मानो यहाँ सबस्ट्रेट है और यहाँ आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो देखो सबस्ट्रेट यहाँ अगर मैं मानूँ कि ये एनर्जी है, तो आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी सबस्ट्रेट के पास तो ज़्यादा एनर्जी है, प्रोडक्ट के पास कम है, तो उसको एनर्जी गेन करने की रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन है, अभी मैंने बताया है, मिनिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो होना ही चाहिए अगर रिएक्टेंट को कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में। तो इसके पास थोड़ी एनर्जी तो हाई होती है, इसके बाद फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ हमने लिया कि अगर कोई एंजाइम नहीं है तो इसे इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब इस सबस्ट्रेट को इतना एक्टिव होना पड़ेगा, तब जाकर ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। लेकिन क्या हो कि अगर हम वहाँ पर एंजाइम को पुट कर दें, अगर हम वहाँ एंजाइम को डाल देते हैं, तो वो रिएक्शन कुछ ऐसे हो जाती है। वो रिएक्शन कुछ ऐसे हो जाती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एंजाइम के साथ में हुआ है इसको केवल इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिएगी, जबकि जो विदाउट एंजाइम हुआ है तो उसको इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब यहाँ तक। और ये एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट एंजाइम, और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये विद एंजाइम। तो आप देख सकते हैं जब एंजाइम आप डाल देते हैं तो केवल इतनी एनर्जी चाहिए, तो ये फटाक से कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। और अगर एंजाइम नहीं है तो यहाँ पर इतनी सारी काइनेटिक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तब जाकर ये कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के केस में किस तरीके से ग्राफ बनता है। तो 9 पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बात आती है हमारे 10th पॉइंट की, जिसमें कि मैं आपको बताने वाली हूँ एंजाइम के पार्ट्स के बारे में। तो जब भी आप एंजाइम को देखते हैं, उसकी कंपोजिशन को देखते हैं, तो 2 टाइप के एंजाइम आपको मिल सकते हैं। फर्स्ट ये है कि वो सिंपल एंजाइम हो, सेकंड है कि वो कंजुगेटेड एंजाइम हो। डिफरेंस क्या होगा, नाम से इंडिकेशन है। सिंपल एंजाइम जो है वो केवल, अगर वो प्रोटीन से बना है तो वो केवल प्रोटीन से ही बना होगा, कोई अदर पार्ट उसमें नहीं होता है। तो हम लिखेंगे जो सिंपल एंजाइम है मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड ओनली, तो उसे आप बोलेंगे कि सिंपल एंजाइम है। जबकि कंजुगेटेड एंजाइम में क्या होता है, 2 पार्ट होंगे, एक प्रोटीन पार्ट, एक होता है प्रोटीन पार्ट जो कि अमाइनो एसिड से मिलकर बना है, और दूसरा पार्ट जो कि इसी में रहता है और वो नॉन प्रोटीन पार्ट है, जो कि अमाइनो एसिड से मिलकर नहीं बना हुआ है। एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ये जो प्रोटीन पार्ट है इसको आप बोलते हैं एपो एंजाइम, और इसी का जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है इसको आप बोलते हैं कोफैक्टर। और जब एपो एंजाइम और कोफैक्टर जुड़ जाता है तब ये बना लेते हैं होलो एंजाइम। और होलो एंजाइम ही फंक्शनल होता है, मतलब ये एक ऐसा एंजाइम है, ये एंजाइम तो ऐसा है जिसमें केवल प्रोटीन पार्ट होगा और वो एक्टिव भी रहेगा हमेशा। लेकिन ये ऐसा एंजाइम है जिसमें कि प्रोटीन पार्ट अगर अकेला है तो इनएक्टिव है, काम नहीं कर पाएगा। यानी कि ये जो एपो एंजाइम हमने देखा है, ये एपो एंजाइम फंक्शनल नहीं होता है, ये फंक्शनल नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप एपो एंजाइम के साथ में कोफैक्टर को जोड़ देते हैं
तब ये बन जाता है होलो एंजाइम और तब जाकर ही ये काम करेगा। ठीक है, तो मोस्टली जो एंजाइम होते हैं वो ऐसे ही रहेंगे कि उनके पास उन्हें कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही वो कोफैक्टर से जुड़ जाते हैं तो होलो एंजाइम बन जाएगा और वो फंक्शनल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आगे देखिए, अब ये जो कोफैक्टर हैं ये भी कितने सारे टाइप के हो सकते हैं। कोफैक्टर की बात हम करने वाले हैं। कोफैक्टर होता है कोई भी मेटल आयन, कोई भी मेटल आयन। जैसे कि आपने देखा होगा रेस्पिरेशन में जो ग्लाइकोलिसिस हम पढ़ते हैं वहां पर जो सबसे पहला एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, वो भी एक कंजुगेटेड एंजाइम है, क्योंकि उस हेक्सोकाइनेज को रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीशियम आयन की। जब तक कि मैग्नीशियम आयन आकर वहां बाइंड नहीं होगा उस एंजाइम से, वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये एग्जाम्पल है, कोफैक्टर होता है उसका मैग्नीशियम आयन। तो कोफैक्टर आप कब कहेंगे? यदि कोई मेटल आयन है जो कि एक्ट करता है एज अ नॉन प्रोटीन पार्ट, तो उसको आप कोफैक्टर कहेंगे। आप उसी को को एंजाइम कब कहेंगे? यदि कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर वो एज अ नॉन प्रोटीन पार्ट की तरह एक्ट कर रहा है जैसे कि विटामिन्स, तो उसे आप कोफैक्टर ना बोलकर को एंजाइम बोल देंगे। ठीक है, और अगर ये को एंजाइम टाइटली बाउंड होता है या तो कोवेलेंट बॉन्ड से या तो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से, तो उसे आप बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये तीनों ही नॉन प्रोटीन पार्ट है, बस डिफरेंस ये है कि इसमें मेटल आयंस को हम इन्वॉल्व करेंगे। इसमें किसी भी जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि विटामिन्स हैं ये बाइंड करते हैं तो ये को एंजाइम हो जाएगा। और यदि ये को एंजाइम टाइटली बाइंड कर जाए, कोवेलेंट बॉन्ड हो या फिर नॉन कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो उसे आप बोल देते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, तो 10th पॉइंट भी हमने कर लिया है। तो एंजाइम के बारे में हमने सारे पॉइंट कर लिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं एंजाइम क्लासिफिकेशन की, कि इसमें हम क्या देखेंगे। तो एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है, हम बात करेंगे एंजाइम क्लासिफिकेशन की। पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा है कि एंजाइम बायोकैटलिस्ट होते हैं, यानी लिविंग सिस्टम के अंदर मिलते हैं और उनके अंदर मिलने वाली रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। खुद से वो चेंज नहीं होते हैं, केवल सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, लेकिन खुद को उसमें चेंज नहीं करेंगे। जैसे वो अंदर जाते हैं ऐसे वो बाहर निकल जाते हैं। थर्ड पॉइंट है कि ऑलमोस्ट जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन भी है। कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल भी ऐसे होते हैं जो कि एक्ट करते हैं एज अ एंजाइम, उनको आप बोलोगे राइबोजाइम। बट मोस्टली अगर देखा जाए तो प्रोटीन के ही बने होते हैं। फोर्थ पॉइंट, जितनी भी केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती हैं वो सब एंजाइम कैटालाइज होती हैं, यानी एंजाइम की हेल्प से ही वो परफॉर्म की जाती हैं। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में लिखा है कि वो ऑलरेडी अकरिंग जो रिएक्शंस होती हैं उनको स्पीड अप करते हैं, ना कि खुद से रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। सिक्स पॉइंट ये है कि हाईली स्पेसिफिक होते हैं, अपने टेम्परेचर के लिए, अपने पीएच के लिए, अपने सबस्ट्रेट के लिए, अपनी कंडीशन के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं। वो अगर है तो रिएक्शन करेंगे, वो नहीं है तो हम रिएक्शन नहीं करेंगे। इनका कुछ ऐसा होता है। सेवेंथ पॉइंट में लिखा है कि वो अपने पीएच के लिए, अपने टेम्परेचर के लिए भी हाईली स्पेसिफिक होते हैं। हमने ग्राफ भी देखा है कि जैसे ही ऑप्टिमम पीएच आएगा तो उनकी एक्टिविटी बिल्कुल हाई हो जाएगी, लेकिन जैसे ही ऑप्टिमम से कम होगा तो उनकी एक्टिविटी लो होते 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 बिल्कुल जीरो हो जाती है। ऐसे ही अगर टेम्परेचर बिल्कुल ऑप्टिमम है तो वो पूरा फंक्शन करते हैं, हाईएस्ट पीक पर होते हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम या ज़्यादा होते हैं तो उनकी जो एक्टिविटी है, उनका जो फंक्शन है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट 8 में लिखा है कि वो कभी भी इक्विलिब्रियम की स्टेट को चेंज नहीं करते हैं, केवल जो इक्विलिब्रियम को अटेन करने में जो टाइम लगता है उसको स्पीड अप कर सकते हैं, बट इक्विलिब्रियम की स्टेट को चेंज कभी भी नहीं करेंगे। 9th में है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करते हैं। वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके, कम करके वहां पर वो रेट के मतलब रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं। आगे देखिए, यहाँ हमने ग्राफ पढ़ा है कि अगर विदाउट एंजाइम है तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिएगी, अगर विद एंजाइम है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिएगी, जिससे कि वो स्पीड अप हो जाता है रिएक्शन। 10th में हमने पढ़ा है पार्ट ऑफ एंजाइम के बारे में। सिंपल एंजाइम होते हैं, कंजुगेटेड एंजाइम होते हैं। सिंपल क्या होंगे? जो केवल अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, जबकि कंजुगेटेड होते हैं जिनमें कि प्रोटीन पार्ट भी होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। प्रोटीन पार्ट अमाइनो एसिड से मिलकर बना है, उसको एपो एंजाइम बोलते हैं, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम कोफैक्टर बोलते हैं। जब ये जुड़ जाते हैं तो होलो एंजाइम बनता है और ये फंक्शनल होता है। इसके बाद जो कोफैक्टर हैं वो कितने हो सकते हैं? कोफैक्टर अगर मेटल आयन है तो आप कोफैक्टर ही कहेंगे, अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसे आप कोएंजाइम कहेंगे, और प्रोस्थेटिक ग्रुप तब कहेंगे आप यदि वो कोएंजाइम टाइटली बाइंड हो जाता है अपने एपो एंजाइम से, या तो कोवेलेंट बॉन्ड से या तो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से, तब आप उसको कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके,
चलिए आगे बात करते हैं अबाउट द एंजाइम क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकंड टॉपिक अबाउट द एंजाइम क्लासिफिकेशन। अभी अगर मैं इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, एज सच डायरेक्टली तो बहुत कम आते हैं, बट ये टॉपिक मतलब ये एंजाइम के टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि आगे जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस हम पढ़ेंगे, तो वो ऐसी रिएक्शंस हैं जो कि एंजाइम की हेल्प से ही होती हैं। आगे जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है प्लांट के अंदर, वो भी बहुत सारे एंजाइम से मिलकर ही होता है। तो वहाँ पर वो जो एंजाइम की नेमिंग है उनमें आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो अगर क्वेश्चंस के हिसाब से बात करूं तो यहाँ से क्वेश्चन कम आएंगे, लेकिन ये आगे जो रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, या फिर जो आगे फर्दर टॉपिक्स हैं उनमें नेमिंग याद करने में आपको काफ़ी आसानी रहेगी अगर आप इस टॉपिक को पढ़ लेंगे अच्छे से तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एंजाइम की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब उनके फंक्शन के बिहाफ पर कि कौन सा एंजाइम क्या काम करता है, ऐसे 6 कैटेगरी में फॉलो ऑफ कर दिया है और बाकी उन एंजाइम को देखकर कि वो क्या काम कर रहे हैं उन कैटेगरी के अंदर रखते चले गए हैं। तो इन्हें बोला जाता है EC1 2 3 4 5 6। और ये जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल एज इट इज आपको ऐसे ही लर्न करना है, ऐसा नहीं कि आप आगे पीछे कर लेंगे कि 3rd पर आपने लाइगेज रख दिया है या फिर 5th पर आपने ट्रांसफेरेज रख दिया है, ऐसा नहीं है। अगर EC1 ऑक्सीडोरिडक्टेज है तो ऑक्सीडोरिडक्टेज ही है, अगर EC3 हाइड्रोलेज है तो हाइड्रोलेज ही है, ठीक है। तो EC1 पर आता है ऑक्सीडोरिडक्टेज, 2 पर आता है ट्रांसफेरेज, 3rd पर है हाइड्रोलेज, 4th पर आता है लाइज, 5th पर आता है आइसोमेरेज और 6th होता है लाइगेज। ये 6 के 6 एंजाइम जो कैटेगरी हमने डिफाइन की है, ये फर्दर क्या काम करते हैं और कौन से एंजाइम को हम किस कैटेगरी में रखेंगे ये आगे अभी पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं EC1 से, जो कि है ऑक्सीडोरिडक्टेज। तो जैसे कि नाम से ही इंडिकेशन है, ये जो EC1 है यानी कि ऑक्सीडोरिडक्टेज, ये क्या करवाएगा, ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करवाता है। आई होप आपको इनका मतलब पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ O2, एडिशन ऑफ O2 मतलब कहीं पर किसी सबस्ट्रेट में अगर O2 को ऐड करना है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। या फिर वहां पर रिमूवल होता है किसी इलेक्ट्रॉन का, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो भी ऑक्सीडेशन है, या फिर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो भी आप इसे क्या बोलेंगे कि ये ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन जस्ट इसका अपोजिट है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज द रिडक्शन, एज वेल एज रिमूवल of oxygen is also reduction, and addition of electron is reduction। तो ये आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने एक बार बता दिया है। अब एक बात आपको और याद रखनी है कि किसी रिएक्शन में अगर, चलो यहीं पर कर लेते हैं, किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हुआ है किसी भी सब्सटेंस का तो ऑब्वियसली वहां पर किसी का रिडक्शन भी हुआ होगा। मानो आपने ये NAD पॉजिटिव लिया है, NAD पॉजिटिव आपने लिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में है क्योंकि इसने पहले अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया होगा। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन, तो मतलब ये ऑक्सीडाइज है। अब जैसे यहाँ पर मानो कोई भी एक सबस्ट्रेट है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया है, तो ये जो NAD है अब ये कन्वर्ट हो गया, NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया है NAD में, और ये जो A है ये कन्वर्ट हो गया है A पॉजिटिव में। तो इसने गेन किया है तो हम NAD नेगेटिव भी लगा सकते हैं। तो आप देखिए ये पहले ऑक्सीडाइज था, ये रिड्यूस था। अब जैसे ही इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये ऑक्सीडाइज हो गया है और ये रिड्यूस हो गया है, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो समहाउ और वहां पर रिडक्शन भी किसी ना किसी का होगा, और अगर किसी का रिडक्शन हुआ है तो किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन होगा। यानी कि दोनों रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये पैरेलली चलती हैं, इसीलिए ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं जिनमें कि ये दोनों फिनोमेना साथ चल रहे होते हैं। तो ऐसा एंजाइम जो कि ये रिएक्शन करवाता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, उस एंजाइम को हम रखेंगे ऑक्सीडोरिडक्टेज की कंडीशन में, मतलब उस कैटेगरी के अंदर हम उन्हें रखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए एक होता है ऑक्सीडेज, इस कैटेगरी के अंदर आएगा एंजाइम ऑक्सीडेज। अब ये ऑक्सीडेज नाम है, कोई भी सबस्ट्रेट जो है वो आप उसके आगे लगा देंगे, लेकिन पीछे ऑक्सीडेज ही आएगा। और कब आएगा ऑक्सीडेज, यदि वहां पर O2 है एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मानो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है
और ये इलेक्ट्रॉन ले लिया है O2 ने, तो O2 क्या हो जाएगा, O2 रिड्यूस हो जाएगा। और जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है, मानो A ने दिया है, तो A हो जाएगा ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर O2 ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, एक्सेप्ट किया है, और ये जो रिएक्शन करवाई है ये ऑक्सीडेज करवाएगा, ऑक्सीडेज करवाएगा। जैसे रेस्पिरेशन में ही जो ETS होता है, लास्ट में जाकर ETS जो होता है, वहां पर एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और वो ऑक्सीडेज जो कॉम्प्लेक्स है वो आगे जाकर O2 को इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ पर जो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है, इसका मतलब ही ये है कि कोई साइटोक्रोम C है जिससे ये इलेक्ट्रॉन लेता है और ऑक्सीजन को देता है। ठीक है, तो मतलब अगर ऑक्सीजन है एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो वहां पर जिस एंजाइम ने ये काम करवाया है उसको आप ऑक्सीडेज कहेंगे। डिहाइड्रोजिनेज क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन से कोई और हो, जैसे कि NAD पॉजिटिव है या फिर FADH है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, मतलब यहाँ ऑक्सीजन ने गेन नहीं किया है जबकि किसी और ने गेन किया है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो वहां पर जो एंजाइम है वो आएगा डिहाइड्रोजिनेज। जैसे कि ETS में ही होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज। इसका मतलब है कि वो NAD से इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब जो NADH है, NADH के पास इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन देता है जिस भी कॉम्प्लेक्स को, कोई भी कॉम्प्लेक्स को, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है NAD पॉजिटिव में। तो यहाँ पर NADH के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस कॉम्प्लेक्स ने लिए हैं, एक्सेप्ट किए हैं, तो यहाँ पर इसको आप बोलेंगे NADH डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो इस तरीके से डिहाइड्रोजिनेज हम रखेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, NAD पॉजिटिव या FADH होता है। मानो अगर NADH है, इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इसमें कन्वर्ट होना है, तो भी यहाँ पर जो एंजाइम चाहिएगा वो डिहाइड्रोजिनेज होगा। ठीक है, इस तरीके से आप नेम को बदल सकते हैं, बट मैंने बता दिया है कि डिहाइड्रोजिनेज का मतलब होता है ऑक्सीजन से अलग अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेज। इसके बाद पेरोक्सीडेज नाम से इंडिकेशन है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन होगा, पेरोक्साइड यानी H2O2। इसको मैं एक बार रफ कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अगर H2O2 है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो मतलब ये पेरोक्सीडेज एंजाइम करवाएगा। और ऑक्सीजनेज क्या होता है कि डायरेक्टली एडिशन होता है ऑक्सीजन का, डायरेक्टली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सबस्ट्रेट। किसी भी सबस्ट्रेट में अगर आप डायरेक्टली ऑक्सीजन को जोड़कर उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो वहाँ जो एंजाइम ये काम करता है उसको आप ऑक्सीजनेज कहेंगे। तो ऑक्सीडेज ऑक्सीजनेज में डिफरेंस समझ आया। यहाँ पर हमने क्या किया है, O2 को एक्सेप्ट करवाए हैं इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेज, और अगर हमने किसी इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन करवाया है डायरेक्टली उसके अंदर O2 को जोड़कर, तो वहां पर जो एंजाइम आएगा दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजनेज। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफरेज नाम से इंडिकेशन है, जो कि जो ग्रुप्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनको ट्रांसफर करवाने में हेल्प करता है। तो यहाँ हम लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर। और जैसे कि ग्रुप की अगर बात करें तो एसाइल ग्रुप है, जैसे कि C डबल बॉन्ड OR आता है, लिपिड्स में हमने कई बार पढ़ा है। जैसे कि अमीनो ग्रुप है, उसको ट्रांसफर करना है। जैसे कि कार्बोनाइल ग्रुप है, इन सबको ट्रांसफर करना है, तो वहां पर जो एंजाइम लगेगा वो ट्रांसफरेज होगा। तो देखो, ऐसा एंजाइम जो कि CO2 को ट्रांसफर करवाता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, तो उसे आप बोलेंगे ट्रांस कार्बोक्सिलेज, मतलब ट्रांसफर ऑफ CO2। काइनेज क्या होता है, देखिए काइनेज और फोस्फोराइलेज, इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा। माना कोई भी सबस्ट्रेट है और इस सबस्ट्रेट पर आपको फॉस्फेट ऐड करना है, तो कोई एंजाइम अगर ATP से फॉस्फेट लेगा तो ये ADP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो फॉस्फेट आया है, अगर इस फॉस्फेट को ऐड किया गया है इस सबस्ट्रेट पर, तो जिस एंजाइम ने ये किया है उसे आप कहेंगे काइनेज।
और फॉस्फोराइलेज क्या होता है कि इस फॉस्फेट पर मतलब इस सबस्ट्रेट पर फॉस्फेट ऐड तो किया गया है यहाँ पर लाइक दिस, लेकिन ये जो फॉस्फेट आया है ये एटीपी से नहीं आया है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। ठीक है, अगर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को किसी सबस्ट्रेट पर ऐड किया जाता है तो यहाँ पर एडिशन ऑफ फॉस्फेट हुआ है और इस केस में भी एडिशन ऑफ फॉस्फेट हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस केवल ये है कि यहाँ पर फर्स्ट केस में जो फॉस्फेट आया है वो एटीपी से आया है, जबकि ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। तो अगर एटीपी से फॉस्फेट लेकर ऐड किया जाता है तो आप कहेंगे काइनेज एंजाइम ने किया है, और अगर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड किया जाता है तो वहां पर आता है फॉस्फोराइलेज। ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस है। ट्रांस एमाइनेज नाम से इंडिकेशन है ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप, ट्रांसफर करेगा ये अमीनो ग्रुप का, तो उसे आप बोलेंगे ट्रांस एमिनेज। इसका रोल हम देखते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, जब अमाइनो एसिड बनाते हैं उस दौरान अमीनो ग्रुप को काफी ट्रांसफर किया जाता है, तो वहां पर जो एंजाइम आता है वो है ट्रांस एमिनेज। ठीक है, तो ये सब ट्रांसफ्रेज की कैटेगरी के अंदर ही फॉल करेंगे, जो कि ग्रुप को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसी थर्ड जो है ये है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज क्या करता है, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करता है पानी को ऐड करवा के। जैसे मानो आपके पास ये ए और बी कोई एक कंपाउंड है जिनमें कि ये बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ आपने H2O को ऐड किया और फिर इस H2O के कारण ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया है, ए और बी अलग हो गए हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं, मतलब ये जो काम करेगा उस एंजाइम को बोलते हैं हाइड्रोलेज, यानी क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड बाय एडिंग वाटर। पानी को ऐड करके अगर आप किसी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो उसे बोलते हैं हाइड्रोलेज एंजाइम। अब ये अलग अलग हैं, अलग अलग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अलग अलग नाम हो जाएगा। जैसे कि फॉस्फोडाइएस्टरेज क्या करेगा, ब्रेक द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ बनता है, डीएनए के अंदर बनता है। तो अगर उस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करना है तो वहां पानी को ऐड किया जाएगा और ये एंजाइम फॉस्फोडाइएस्टरेज उसको ब्रेक कर देगा। फॉस्फेटेज क्या होता है, जो रिमूव करता है, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट। मानो ये कोई सबस्ट्रेट है, इस पर फॉस्फेट लगा है और इस बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा H2O को ऐड करके, और ये फॉस्फेट और ये सबस्ट्रेट फिर अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर फॉस्फेट को रिमूव किया गया है विद द हेल्प ऑफ एडिंग वाटर, तो उसे आप बोलेंगे फॉस्फेटेज। पेप्टाइडेज ऑब्वियसली नाम से इंडिकेशन है ब्रेक द पेप्टाइड बॉन्ड, ब्रेक द पेप्टाइड बॉन्ड। और आपको पता है पेप्टाइड बॉन्ड बनता भी पानी के रिमूवल से है, यानी जब पानी का एक मॉलिक्यूल निकलता है तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और जब पानी का एक मॉलिक्यूल आप देते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक भी हो जाता है। ठीक है, तो ये सब आएंगे इस कैटेगरी के अंदर। अब देखिए इसी फोर्थ जो है इसमें आएगा लाइज। लाइज भी बॉन्ड को ब्रेक करता है, लेकिन तरीका अलग है। अभी हमने देखा है कि बॉन्ड कैसे कैसे ब्रेक हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन की हेल्प से भी ब्रेक हो सकते हैं, यानी अगर हम वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं या O2 को ऐड कर देते हैं तो वो बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, जो कि पहले से बना हुआ है, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन की हेल्प से हमने बॉन्ड ब्रेक किया है। या फिर हाइड्रोलाइसिस करके, मतलब पानी को ऐड करके, तो ये दोनों हमने देख लिए हैं पहले ही। लेकिन जो लाइज होता है वो क्या करेगा, इन दोनों प्रोसेस को इस्तेमाल नहीं करेगा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, वो कोई तीसरा मेथड इस्तेमाल करता है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, जो कि होता है एलिमिनेशन ऑफ ग्रुप। तो लाइज करता क्या है, बॉन्ड को ब्रेक ही करता है, बट कैसे, उनके पास जो ग्रुप लगा हुआ है, मानो ये कोई सबस्ट्रेट है और उस पर लगा हुआ है कोई भी ग्रुप, मान लो COOH लगा हुआ है, तो ये एंजाइम क्या करेगा, ये इस ग्रुप को ही यहाँ से निकाल देगा। अब अगर ये एक बार ये ग्रुप निकल जाता है तो ये बॉन्ड तो फिर खुद ही ब्रेक हो जाएगा। तो इसका ये तरीका है बॉन्ड को ब्रेक करने का। जैसे अगर एल्डोलेज की बात करते हैं तो एल्डोलेज किसी भी कंपाउंड से रिमूव कर देता है एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड, वेट अ मिनट, एल्डिहाइड ग्रुप को रिमूव कर देता है, रिमूवल ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। तो जैसे ही सबस्ट्रेट पर अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा है उसको रिमूव करते ही वो बॉन्ड जो है उनके बीच का खुद ही ब्रेक हो जाएगा। डी कार्बोक्सिलेज क्या करेगा, रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2। तो यहाँ पर CO2 को रिमूव कर देगा, अगर लगा है CO2 तो उसको रिमूव कर देगा, तो डी कार्बोक्सिलेज। इसके बाद डी हाइड्रेटेज, रिमूवल ऑफ H2O, मतलब पानी के मॉलिक्यूल से अगर वो बॉन्ड बना है तो वो पानी के मॉलिक्यूल को ही वहां से निकाल देगा और बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। सिंथेज
सिंथेज क्या होता है, लिंक करता है टू मॉलिक्यूल्स को विदाउट यूज ऑफ एटीपी। और ये सिंथेज हम कहाँ पढ़ते हैं, आपने सुना हो एटीपी सिंथेज के बारे में, जो कि F0 F1 पार्टिकल होते हैं। वहाँ पर क्या होगा कि ये F0 F1 पार्टिकल एडीपी को पकड़ता है प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेता है और बना देता है एटीपी। तो देखो यहाँ एटीपी बना है, लेकिन एटीपी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जो एंजाइम लिया जाएगा उसको एटीपी सिंथेज बोलेंगे। तो ऐसा एंजाइम जो किसी दो मॉलिक्यूल को जोड़ देता है लेकिन वहां पर एटीपी का इस्तेमाल नहीं करता, उसे बोलते हैं सिंथेज। ओके, चलिए, तो ये सब आएंगे E4 कैटेगरी के अंदर। तो EC5 में आएगा आइसोमेरेज। ये आइसोमेरेज क्या करता है, बस अरेंजमेंट को चेंज कर देता है, कुछ ऐड नहीं करेगा, कुछ रिमूव नहीं करेगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा, बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, बस जो उसके अंदर चीजें हैं उनको रीअरेंज कर देगा। तो इसे बोलते हैं आइसोमेरेज एंजाइम। जैसे देखो, अगर 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है और अगर वो कन्वर्ट हो जाए 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तो हुआ क्या है, बस 2 से हटकर फॉस्फेट 3 पर लग गया है, तो उसी कंपाउंड के अंदर रीअरेंजमेंट हुआ है। तो वो जिस एंजाइम ने करवाया है वो आइसोमेरेज के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन के अंदर ही कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है, अगर उसे कन्वर्ट करना है ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में, तो वहां पर जो एंजाइम लगेगा वो हो जाएगा आइसोमेरेज, जिसने क्या किया है, केवल फॉस्फेट की पोजीशन को चेंज कर दिया है। तो ऐसे एंजाइम को बोलते हैं आइसोमेरेज। अब इसमें जो म्यूटेज है ये क्या करता है, रीअरेंज द फंक्शनल ग्रुप। मतलब अगर वहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो उसे एक कार्बन से हटाकर दूसरे पे लगा देगा तो म्यूटेज हो जाएगा। एपिमेरेज क्या होता है कि अगर कोई एसिमेट्रिकल कार्बन है अगर, तो उसको इन्वर्ट करवाने में, उसका इन्वर्जन करवाने में ये हेल्प करता है। तो समहाउ उसने उसका जो अरेंजमेंट है उसको चेंज किया है, तो वहाँ आ जाएगा एपिमेरेज, ठीक है। तो ये सब आएंगे EC5 के अंदर। EC6 जो है इसमें आता है लाइगेज। लाइगेज को हम सिंथेटेज भी बोलते हैं। देखो, सिंथेज और सिंथेटेज में डिफरेंस है। सिंथेटेज भी इसको बोलते हैं और ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। मतलब एटीपी का हाइड्रोलिसिस करेगा। कैसे, जैसे ये एटीपी है, इसको कन्वर्ट कर देता है एडीपी में, और यहाँ से जो एनर्जी निकलती है इस एनर्जी को इस्तेमाल करता है। वो मानो ये ए है और ये बी है, तो यहाँ इस एनर्जी का इस्तेमाल करके इनके बीच में बॉन्ड बना देगा। तो ये कुछ ऐसे हो जाएंगे। जबकि यहाँ बात करें आइसोमेरेज में क्या होता है, मानो ये ए बी कोई कंपाउंड है, तो बस ये इसको बी और ए कर देता है, अरेंजमेंट को चेंज कर देता है। जबकि यहाँ पर क्या है, ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बना है वो कैसे बना है, उस एनर्जी का इस्तेमाल किया गया, उस एनर्जी का इस्तेमाल किया गया जो कि एटीपीज के एडीपी में कन्वर्ट होने से निकली है। तो लाइगेज क्या होता है, लाइगेज आपने नाम भी सुना है, एप्लीकेशन में हम पढ़ते हैं लाइगेज एंजाइम, जो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड बनाता है और एटीपी का इस्तेमाल करके बनाता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी इज कॉल्ड लाइगेज, और उसको सिंथेटेज भी बोलते हैं। अब देखो डिफरेंस यहाँ पर, सिंथेज और सिंथेटेज। सिंथेज क्या था, सिंथेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि दो मॉलिक्यूल को जोड़ता है, मतलब उनके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, बट विदाउट यूज ऑफ एटीपी। जबकि सिंथेटेज क्या होता है, सिंथेटेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि दो मॉलिक्यूल के बीच में या फिर दो कंपाउंड के बीच में बॉन्ड बनाता है, लेकिन एटीपी का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी एक बार देखिएगा, ओवरव्यू में इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट यानी कल हम करेंगे एंजाइम काइनेटिक और एंजाइम काइनेटिक पैरामीटर्स। आगे भी अगर हो पाया तो हम कर लेंगे, बट ये दो टॉपिक तो हम कल करने ही वाले हैं। तो कल तक जब दूसरी वीडियो आती है तब तक आप इसको कंप्लीट अच्छे से पढ़ लें। कोई डाउट अगर होता है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।